नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदर्शन कैंतुरा है और हिलवाणी.com में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहाड़ी अनाज के बारे में तो आप सभी ने सुना है। साटी है, कोणी है, झगोरा है, कोदा है। इसी तरीके से हमारे पहाड़ में कई अनाज हैं। हमारी सरकार इन्हें बचाने की मुहिम चला रही है, लेकिन इसी मुहिम को कई साल पहले 20, 25, 30 साल पहले एक शख्स ने चलाई, जिनका नाम है विजय जरदारी। आज हम बीज बचाओ आंदोलन के जो जनक हैं विजय जरदारी जी, उनके बारे में बात करेंगे। हमारी जो आज के दौर में हमारी सरकारें जिस बीज को बचाने की बात कर रही है, जरदारी जी उनके सहयोगी इस पे बहुत सालों पहले से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बीज बचाओ आंदोलन या उस अभियान को समझ नहीं पाए। लेकिन आज की सरकारें उस बीज को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। तो आज हम विजय जरदारी जी से जानेंगे कि आज के दौर में जो बीज चल रहे हैं, जो हाइब्रिड बीज चल रहे हैं और जो हमारे ऑर्गेनिक बीज हैं, उनमें क्या अंतर है और कौन हमारी ज़मीन के लिए बेहतर है। असल में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की आजीविका और जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वो एक ज़माने में तो पशुपालन भी रही है, लेकिन उसके बाद जो खेती का सिलसिला शुरू हुआ तो खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरह से पशुपालन था तो खेती, और खेती है तो पशुपालन है। एक तरह से वही लोगों की आजीविका का आधार था। और अगर 100 साल पहले का उत्तराखंड देखेंगे या उससे और थोड़ा पहले का देखेंगे तो यहाँ सारा खूब संपन्नता थी, यानी सब कुछ घर का होता था। घर का खाने की चीज़ें, सब्ज़ी, दलहन, तिलहन, सारी चीज़ें घर पर होती थी। सिर्फ बाहर से केवल आता था तो गुड़ और कपड़ा और नमक। असल में मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता रहा और 80 आते आते चिपको आंदोलन पूरा सफल हो गया। तो मैं आके अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। तो उस दौरान नए बीज आ रहे थे, हरित क्रांति के बीज आ रहे थे, खाद आ रही थी, और वो किट बना के वो दे रहे थे। तो हम लोगों ने, मैंने भी इस्तेमाल किया। वो किट बना के धान का बीज लाए, उसके साथ खाद लाए, खाद के साथ फिर कुछ कीटनाशक में उन्होंने दिया अगर बीमारी आ जाएगी, तो उसका इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल किया तो देखा कि बम्पर, जब जिस खेत में जो है 1 बोरा धान होता था उसमें 1.5 बोरा हो गया, कहीं 2 बोरा हो गया। लेकिन मेरे मानस में ये था, जो खाद को देख के जो मैं समझा, ये था कि ये खाद मिट्टी को ख़राब करती है। ये दिमाग में था। और वो बचपन में मेरी माँ एक खाद लेके आई थी, थोड़ा चंबा के पास उनका मायका था, तो वहाँ से खाद लेके आए। मैंने बचपन में डाला था, तब मैं कुछ नहीं समझ पाया था। एक टमाटर के पौधे में मैंने सीधे जो है एक DAP डाल दी उसमें। तो डाली, मैंने तो सोचा था वो पौधा बड़ा होगा, वो होगा। तो देखा कि वो पौधा सूख गया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में नहीं था कुछ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं था। वो बाद में तो
सुसुप्त हो गया था मैं कि कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई करी तो ध्यान नहीं गया उस तरफ कि कैसे हुआ। लेकिन चिपको आंदोलन में शामिल होने से हमें, मेरे मानस में चिपको आंदोलन का एक नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यानी मिट्टी की चिंता, पानी की चिंता और हवा की चिंता हम, मेरे मानस पर थी। तो मैं ये समझने लगा कि ये जो रासायनिक खाद है ये हमारी मिट्टी को नशेबाज बना रही है। कि जब पिताजी से मैंने बात करी कि वो ये खेती की बात करी और उसका उपज भी देखा, और मैंने कहा अगले साल जो है रासायनिक खाद नहीं डालनी है और बीज वही रखना है। तो बीज वही रखा, अगले साल रासायनिक खाद नहीं डाली तो उपज घट गई। और 2-3 फसलों बाद वही बीज जो है हमारे सामान्य बीज से भी उसकी उपज कम हो गई। तो तब वही बात जो मैं बता रहा था कि क्या है जंगल के उपकार वाली, मिट्टी पानी हवा वाली जो बात मेरे दिमाग में थी, मैंने सोचा इसने एक खाद हमारी ज़मीन को नशेबाज बना रही है, तो खाद पूरी तरह से बंद कर दी। और बुज़ुर्गों से बात करी कि ये बात है, तो उन्होंने कहा अरे तुम कहाँ बात कर रहे, तुम तो केवल पेड़ बचाने की बात करते हो, यहाँ तो बहुत तरह के बीज पहले होते थे, बहुत तरह के बीज। हमने कहा क्या क्या होते थे, उन्होंने कहा रिक्खा होता था, मालमती होती थी, घ्यासू होता था और राम जवान होती थी, बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाए धान के। और गेहूँ की मुंडरी, मिश्री, कई प्रजातियाँ उन्होंने गिनाई। हमने कहा कहाँ चले गए, उन्होंने कहा जब से नए बीज आए, विकास वाले लेके आए, पुराने बीज लोगों ने खो दिए। मैंने कहा पुराने बीज कहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा पता नहीं, अब कहीं होंगे तो ढूंढो ज़रा। तो बस यहीं से हम उन इलाकों में गए जहाँ ये रासायनिक खाद का विभाग, तब ग्राम सेवक होता था, VLW भी बोलते थे उसको, और साइंटिस्ट भी आने लगे थे, साइंटिस्ट भी। तो जहाँ ये लोग नहीं पहुँचे, जहाँ विज्ञान नहीं पहुँचा, कृषि विज्ञान नहीं पहुँचा, वहाँ गए तो वहाँ देखा हमने बहुत सारी विविधता बची थी जो नाम हमारे पिताजी ले रहे थे। तो फिर वहीं से हम लोगों ने मतलब मेरे मन में आया कि ये बीज ले जाने चाहिए और इनको उगाना चाहिए हमें अपने खेतों में। तो वहीं से बीज इकट्ठा करना शुरू किए और अपने खेतों में उगा के फिर दूसरे किसानों को देने का काम शुरू किया हम लोगों ने, और अपने पुराने बीज को बचाने का काम शुरू किया। ये बारहनाजा का ये लगता है जैसे शब्द से कि 12 नाजा यानी 12 तरह के अनाज, लेकिन इसमें 12 भी हो सकते हैं इस खेत में और उससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं दूसरे खेतों में भी। जो ये 12 नाजा एक फसल पद्धति का नाम है और ये फसल पद्धति विविधता का प्रतीक है। बहुत सदियों का लोगों का ज्ञान है, विविधता होनी चाहिए। विविधता ये कहाँ से आई होगी? मेरा मानना ये है कि ये जंगल से लोगों ने सीखा होगा। जंगल कहीं एकल नहीं होता है, उसमें विविध तरह की डाइवर्सिटी होती है, विविध तरह की वनस्पतियाँ, लता, बेल, झाड़ियाँ, घास, कंद, मूल, फल, बहुत तरह की चीज़ें। इसी तरह हर एक इंसान को खाने के लिए क्या क्या हमारे शरीर को ज़रूरत है, 12 नाजा में वो सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे पशु के लिए और हमारी मिट्टी की भी चिंता है। इसमें आप देख रहे हैं ये मंडुआ है। मंडुआ हमारे पोषण के लिए दुनिया का पहला अनाज है जो हाई कैल्शियम जिसमें पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में फिंगर मिलेट या देश में सामान्य तौर पर रागी के नाम से जाना जाता है। ये हेड है इस 12 नाजा परिवार का। उसके बाद रामदाना है, उसके बाद कुट्टू है, भापर, ये सफ़ेद फूल वाला दिख रहा है। कहीं कहीं ज्वार भी होता है, कहीं भांग होता है, कहीं स्वर्ण होता है। और इसके अलावा तमाम तरह की दालें, गहत है, भट्ट है, नौरंगी है, ग्रूस है, रगड़ांस है, मतलब तमाम तरह की दालें हमारे शरीर के न्यूट्रिशन के लिए इसमें पाई जाती हैं। और इसके अलावा तिलहन भी है। अब साइड के किनारे लोग तिल भी उगाते हैं, भंगजीर उगाते हैं और भांग भी उगाते हैं तिलहन के लिए।
अब सारा जो कुछ चाहिए हमारे शरीर के पोषण के लिए सब इसमें है। और दूसरे में जब ऊपर का फली का दाना हमारे लिए, बाली का दाना हमारे लिए, और जो बच जाता है ये पशु के लिए बहुत उच्च कोटि का चारा भी, जिस तरह मैं बात कर रहा था पोषण के लिए। रागी दुनिया की पहली फसल है जो हाई कैल्शियम जिसमें पाया जाता है। ऐसी तरह प्रोटीन के लिए, यानी मीट मछली अंडे की जगह अगर हम रामदाना का पॉप रामदाना खाएं या इसका हलवा खाएं, दूसरी और चीज़ें खाएं, तो उसका पोषण हो जाता है। तो पशु के लिए भी हो जाता है। खेती और पशुपालन का रिश्ता मजबूत बनाता है। दूसरे में ये जितने लेग्यूम्स हैं, जितनी ये वो हैं दालें हैं, ये वाली दालें, ये जैसे ये वो है लोबिया, तो ये लोबिया भी हो रहा है और रामदाना भी हो रहा है। रामदाना के साथ लोबिया जाएगा तो रामदाना भी होगा। और इनकी मित्रता आपस में इतनी कि अटूट इनका संबंध है जब तक यहाँ रहेंगी। और इन जो जितने भी लेग्यूम्स वाले हैं, ये बेल वाली चीज़ें हैं, चाहे गैत हों भट्ट हों, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम भी करते हैं। और आप ये देखिए भरा हुआ है, यहाँ किसी तरह का भूक्षरण होने का मतलब नहीं है। बेल वाली राजमा ये हर एक में अलग अलग प्रजाति है, ये इसमें अलग है। राजमा की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग देखने में भी, साइज में अलग, रंग में अलग, और उसके जो स्वर अलग रंग भी आते हैं। एक ही राजमा में 3-4 रंग भी आ जाते हैं। कोई कबरी होती है, कोई पीला उसमें वो आ जाता है, धब्बा सा आ जाता है। मतलब हर तरह की जो राजमा होती है, तो हमने अलग अलग लगाने का प्रयास किया कि अलग प्रजाति बनाए इसकी। हम लोग पहाड़ के लोग एक बरसात में 1-1 इंच ज़मीन का उपयोग करते हैं। कोई भी जगह बेकार, ये तो है तो रास्ता उस हिसाब से खेत में जाने का रास्ता है, लेकिन इसका उपयोग छाया भी है। आप देखो ऊपर से भीमल का पेड़ है, लेकिन जगह बेकार न जाए। 1-1 इंच करीब 20 तरह की होगी इसमें, 20 अलग-अलग प्रजाति। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। जो मेन है इनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हर्सिल वाली राजमा हो गई, जोशीमठ वाली राजमा हो गई, या यहाँ क्या कहते हैं मुंशियारी वाली हो गई, मानो ये तो नाम है जैसे ना। लेकिन देखा जाए तो राजमा 2 तरह का राजमा होता है। एक तो भुटकिया बोलते हैं ना, जो ड्वार्फ टाइप की, ड्वार्फ तो ये कहेंगे कि कोई बनाया हुआ है, लेकिन कुदरती जो वो है भुटकिया बोलते हैं उसके, पौधे वाली राजमा। और एक ये बेल वाली राजमा हो गई, इसको लगलिया छिमी बोलते हैं। हाँ, भीमल भी, चुल्लू, ये चुल, दोनों चीज़ें बचनी चाहिए। आप भी भैया निस बेल पर नाल जी जान बस क्या करें। मैंने बोली एक खेत पूरा खराब हुआ ना हमारा राजमा का, वो दूर थी डांडा में, डांडा खराब हुई पड़े था वो। नहीं, इसी साल कोई जंगली जानवर आए, वो सब एक भी पौधा नहीं छोड़ा उन्होंने। ये मन लमड़िया नवाब बिल्कुल ऐसे में आओ। ये भी हमारी 600, ये राजमा, ये है राजमा। ये राजमा है बेल वाली। हाँ, अक्टूबर तक। पक्षी इनको तोड़ फोड़ दे रहे हैं। खाएगी ना, देखा ना खाली करके दाना कहाँ बचाएगा।
कहाँ बचा है। और पक्षियों को से रोकने में बड़ा मुश्किल हो गया है। दाना है ही नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। पूर्व खाएगी नहीं, बहुत नुकसान हो बेचारों। रेट पूर्व मिली पर जितना मेहनत करे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं। झंगोरा जो है बारहनाजा की फसल पद्धति की दूसरे फसल चक्र का है ये। यानी जहाँ बारहनाजा भी हमने देखा, बारहनाजा देखा आपने, उसके बाद क्या होता है, बारहनाजा कटेगा तो वो खेत छुट्टी रहेगी खेत की 3-4-5 महीने। और जब बारहनाजा वो खेत खाली रहेगा, मतलब बारहनाजा कटेगा तो खेत खाली रहेगा, और खाली रहने के बाद अगली खरीफ में झंगोरा आ जाता है। जैसे इस खेत में पिछली बार बारहनाजा था, मंडवा और 12 तरह की फसलें। ये फसल चक्र का हिस्सा है। तो झंगोरा दूसरे फसल चक्र का हिस्सा है, लेकिन झंगोरे को पहले इतना पक्षी कभी नहीं खाते थे। अब पक्षी आते हैं, सारा देखिए बालियाँ ख़त्म कर दिए, दाना दाना खा गए, ये खाली ये डंठल रह गया या चारा रह गया। पहले असल में ये होता था, सार होती थी तो और लोगों का भी झंगोरा होता था, लेकिन यहाँ पर झंगोरा क्योंकि इन्हीं का है तो इसी को पक्षी ज़्यादा खा रहे हैं। पहले नुकसान बढ़ जाता था, जो सार होती थी मतलब यहाँ से नीचे तक सबका झंगोरा होता था, लेकिन अब लोगों ने बदलाव किया है कि कोई कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, तो इसका कारण ये है। तो पक्षी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जब आप लोगों ने मुहिम शुरू करी और उधर से जैविक और हाइब्रिड बीज आने लग गए जी, तो फिर किस तरीके से पहाड़ बदलता गया? अधिकांश लोग हमें विकास विरोधी कह रहे हैं, और मतलब सरकार से साइंटिस्ट, जनप्रतिनिधि, लेकिन हमने कहा हम किसानों को जो रियल में खेती कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़े बहुत सरकारी नीति निर्धारकों को भी बताएंगे हम हमारे। तो बीज धरती की बहुत ही अमूल्य धरोहर है। पहाड़ में लोगों ने इस बात को समझा है। कहते हैं पहाड़ की एक कहावत है, खाज खानो और बीज धरनो, यानी खाने वाला अनाज खाओ लेकिन बीज ज़रूर रखो। और हमारे संस्कारों में पहाड़ के लोगों के अगर एक इतिहास को भी देखें तो एक बार पहाड़ में अकाल पड़ा, जिसे 52 का अकाल, शायद 1852 का अकाल के बारे में होगा, कि अकाल पड़ा तो लोग भूख से मर गए। तो उस दौरान अंग्रेज लेखक एटकिंसन उन घरों में गए जहाँ लोग मरे हुए थे। उन्होंने देखा लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने देखा ऊपर से कुछ टंगा हुआ है। देखा कि वो हाथ से यूँ किया तो देखा वो भारी भारी लग रहा है। वो तोमड़ियाँ थी, बीज की तोमड़ियाँ थी। उन्होंने खोल को देखा तो अंदर बीज निकली। इसलिए उन्होंने कहा पहाड़ का आदमी मर जाएगा लेकिन बीज नहीं खाएगा। वो चाहते तो 1-2 दिन की भूख उस बीज से मिटा सकते थे। तो ये बीज सदियों से चल के आए, और ये टिकाऊ बीज हैं, जो परंपरागत बीज हैं। ये कुदरत ने इनको सूखा सहन करने की क्षमता दी है, और यहाँ की मिट्टी के हिसाब से इनका सिलेक्शन किया है। ये नहीं कि एक बीज गेहूं का बीज है, आपने अमेरिका से जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन ये बीज इस मिट्टी के बीज हैं, तो ये सब सहन करते हैं और कभी मरते नहीं हैं। और जो हाइब्रिड बीज है वो 1-2 फसल का मेहमान होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और वो ख़त्म नहीं होता है, अगर हम अपने बीज छोड़ देंगे तो हमारी आज़ादी भी चली जाएगी। वो बीज एक तरह से फिर उसी दुकान पे पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि घरेलू बीज हमारे जो बिजुंडा है, घर का बीज है, उसकी एक टिकाऊ प्रबंध है हमारा बीज रखने का। हर चिकख गढ़वाल को कुदू कंडाली गोल गफा बनिया रंदा थाजेन गढ़वाली। हर चिकख गढ़वाल को कुदू कंडाली गोल गफा बनिया रंदा थाजेन गढ़वाली। अरे मोल था भा मोर पक्या डाला झक्का झोर झुक्या
कना दिन था तबारी, कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी, का फल किन घोड़ खाई, लूण राली राली, हर चिकख गढ़वाल को कोदू कंडाली। अरे पांडव जब यख आई, तौन भी यख कोदू खाई, रिश्कोला लो दिन खाई, गंगूर मोलान खाई, कोदा को स्वाभिमान देखा, चंद्र सिंह गढ़वाली, हर चिकख गढ़वाल को कोदू गंडाली, गोल गफा बनिया रंदा था जिन गढ़वाली, कोदा कपर ताप यख भरे रही गढ़वाली। खेतम केवल बसी जंगोरू कोदू छेमेन बोई बोई करे सभी धाने 100 बे धाने बोई, पर रख बांदरू परेशान हो रख सभी धाने बोई करीब करीबन 100 बे धाने रखी हूँ। अब कखाई सुखचा नहीं पर और बतवाई जानते अपने घर की बतेर दाल दूध और बतवाई जानते पर अब छेमी हुई थोड़ा खराब नहीं है इन खास। और जो जरदारी जी बुनाची की अपन बीज संभाली रखो। हाँ तो आप लोग संभालना। हाँ संभाल दो अपन बीज अपने रख दो नहीं। हाँ रख दो तब वही बोनो फिर। हाँ ये नहीं लो कखिन बो कखिन नहीं लो बोले थे अपने बीज बात सब दानी मर्च मुर्च सब दानी कर दो अपने घर को खेती बाड़ी। कौनी और झंगोरा का भात बनाया जाता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशन है इसमें, यानी जितने अनाज हैं उन सब में फाइबर रेशा कौनी और झंगोरे में सबसे ज़्यादा होता है। और ये एक तरह का आज के समय में दवा का काम भी करता है। एक तरह से जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खाना माना जाता है। और पुराने समय में तो जब मिजल्स निकलता था तो कौनी का भात खिलाया जाता था छाछ के साथ, तो उससे तुरंत जो है वो मिजल्स पूरी तरह से बाहर निकल आता था। तो ये पहले से ये इसको दवा के रूप में पहचान रही है कौनी की, इसका भात खिलाने की। प्रोडक्शन कम हुआ है? प्रोडक्शन इसका बहुत बढ़िया है। इसको अगर अच्छी जगह फैलने की जगह मिल जाए तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। बालियाँ भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, 1-1.5 फुट तक की भी बाल हो जाती है इसकी। और जहाँ तक मंडुआ की बात है, मंडुआ खासकर उसका मंडुआ की रोटी खाई जाती है। और मंडुआ का पहले लोग बाड़ी भी बनाकर खाते थे। आज भी दक्षिण भारत में बाड़ी एक तरह का बाड़ी खाते हैं लोग, लेकिन बाड़ी खाने का सिस्टम हमारे यहाँ का कम हो गया। लेकिन मंडुआ का वो रोटी अभी भी लोग खाते हैं। देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जो ये पारंपरिक खेती है ये जो पहले से जिंदा है, आगे भी जिंदी रहनी बहुत ज़रूरी है। पर आज का जो समय बदल रहा है और समय के साथ साथ ताकि इसमें लोग काम करें तो उसको हमें अपनी रोजी रोटी से भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि लोगों का रोज़गार भी चल सके, हमारा रोज़गार भी चल सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सके। तो हम जो प्लान इसमें कर रहे हैं, हम इसको एक होम स्टे टाइप के सोच रहे हैं और उसमें सारा पारंपरिक होगा, जो भी होगा, चाहे खाना होगा या बीज उगाने का। वो तो बीज उगाने का भी हम सोच रहे हैं कि बीज उगाने का भी हमारा पारंपरिक तरीका होगा। उसमें हमारे साथ जो लोग काम करेंगे और सब लोग मिलकर जो काम करेंगे, एक बीज उगाने का काम भी होगा। सीखना चाहे 2 दिन का 4 दिन का सीखना चाहे, उसको सिखाने का भी सोचेंगे कि ताकि वो यहाँ से कुछ सीख के जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो खेती संबंधी हो या ट्रेडिशनल पिछला जो रहा है वो दिखाने का है, या जंगल घूमने का है, या बीजों का, जो भी है। इस तरह का हम सोच रहे हैं इसमें कि इसको आगे बढ़ाएं। मतलब आप चाहते हैं कि आपके पिताजी की जो 40 साल 30 सालों की मेहनत है उसको एक रिसर्च सेंटर का रूप देना चाहते हैं? हाँ, रिसर्च सेंटर का रूप देना चाह रहे हैं ताकि वो एक आगे चलता रहे। अब आप देखिए आज की महंगाई इतनी हो गई है, क्योंकि अगर हम उस दौर से करेंगे तो उस दौर से नहीं हो पाएगा। ये जिंदा रहनी भी जरूरी है और आगे बढ़नी भी जरूरी है। तो कैसे आगे बढ़ेगा, एक रोजगार की दृष्टि से अगर इसको देख के चले हम तो ये तब आगे जा सकता है। पर आज की डेट में जो मौसम
चेंज हुआ है, जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, उसके कारण क्या हो रहा है आप देखिए कि कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। माना किसान ने फसल बोई है, फसल तो उग जाती है पर वो ज़्यादा बारिश से गल जाती है। फिर फसल होती भी है तो जंगली जानवर उसको, जैसे बंदर हो गया, सूअर हो गया, ये पूरा किसान की मेहनत को पूरा बेकार के करके चले जाते हैं। किसान इतनी मेहनत करता है और बंदर सूअर जो है उसको पूरा ख़त्म कर लेता है। राजमा की लगभग 220 प्रजातियां हम लोगों ने ढूंढी हैं, और जिनको हर साल अभी तो खेतों में है नई फसल, तो खेतों में उग रही हैं, किसानों को अलग अलग किसानों को दे रखी है। ये राजमा ही है सारी? ये सारी राजमा की वैरायटी है। और एक ये राजमा की तो वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया कि 220 तरह के हैं, लेकिन एक दोयम दर्जे की दाल जिसे माना जाता है नौरंगी की दाल, नौरंगी के भी करीब 125-30, वैसे नौरंगी है लेकिन मैंने 25-30 तरह की नौरंगी ढूंढी है। मतलब ऐसे ही जो मंडुआ की वैरायटी है, मंडुआ की जो फिंगर मिलेट है, मंडुआ है, इसकी करीब 12 वैरायटी है। मंडुआ की 12 वैरायटी है। झंगोरा की करीब 8 वैरायटी झंगोरा की है। 8 वैरायटी रन दे रही है। झंगोरा की 8 वैरायटी है। और धान की अगर हम बात करेंगे तो धान की करीब 300 से प्लस वैरायटी हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में आइडेंटिफाई किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो बाकायदा उनका बायोडाटा भी बनाया हमने धान का। और भट्ट की करीब 6 प्रजातियाँ जो भट्ट की है, और लोबिया की करीब 1 दर्जन प्रजातियाँ लोबिया की हैं। पौनी की 4 प्रजातियाँ हैं, और जौ की 4 प्रजातियाँ हैं। इस तरह सब मिला के इनका विजय जी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। हाँ, कुछ का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। बाकायदा अभी करने के प्रोसेस में, अभी किया नहीं है लेकिन करने की तैयारी में है। तो जो हमारी पारंपरिक खेती है उसके बारे में हमने जरदारी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हमें खेती करनी चाहिए, या जो उन्होंने बीज अपने पास एकत्र किए हुए हैं, जो उन्होंने बीज इकट्ठे किए गए हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके पास जैसे राजमा की कई सारी वैरायटियाँ मिल जाएगी जो 100-200 के करीब हैं। उसी तरह से अन्य अनाज जो हमारे मोटे अनाज है वो उनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने अपनी जो पहाड़ की खेती है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही कई लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाय बाय करो, बाय बेटा।